ठीक उसी वक्त वो काली गाय दहड़ता हुआ उनके तरफ आने लगे। खून जैसी लाल उसकी 2 आंखें, मुंह से लार टपक रही है। अरे बाप रे, ये तो राक्षस जैसी चेहरा। ये तो क्या रे रघु, जलसा देख के तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा चाचा, लेकिन क्या माते सीता सच में आग के ऊपर से चल रहे थे? और हनुमान जी वो पहाड़ को कैसे उठा के लाए? अरे बेटा, वो लोग नाटक कर रहे थे। बड़े हो जाओ सब समझ जाओगे। अभी यहाँ से जल्दी चलो, हमें नदी पार करके एक सुनसान जमीन भी पार करके जाना है। ऊपर से रात बहुत गहरी हो गई है, जल्दी चलो। ठीक उसी वक्त पीछे से एक बछड़े की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुन के रघु वहीं रुक जाता है। चाचा, लगता है हमारे पीछे एक बछड़ा आ रहा है। चलिए ना, उसको पकड़ के हम घर ले जाते हैं। हमारे गायों के साथ उसको भी पालेंगे। ओहो, तुम रुको मत, और गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना। यहाँ से जल्दी चलो। इसके बाद वो दोनों फिर से चलने लगे। फिर नदी पार करके सुनसान जमीन से गुजरते वक्त अचानक देखते हैं कि 2 मिट्टी के हंडी उन दोनों के सामने अपने आप लुढ़क रहा है। इधर वो बछड़ा पीछे से पुकारते ही जा रहा है, और ठीक उसी वक्त ना जाने कहां से एक गाय की हड्डी आके गिरा। चुप चुप, जरा सा भी आवाज मत करो, और गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना। आओ, तुम्हें कंधों पे बिठाता हूँ। तभी उसके चाचा ने रघु को कंधे पर उठाया और तेजी से घर की ओर चले गए। इसके बाद बिस्तर पर लेटे हुए रघु अपने चाचा से पूछता है, चाचा चाचा, तब वहाँ पे वो सब क्या हो रहे थे? और वो बछड़ा किसका था? हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, फिर अचानक गायब भी हो गए। वो क्या था पता है? वो था गाय की भूत। तुझे क्या हो गया है नीना गाय? आजकल दूध इतना कम क्यों दे रही है रे? लगता है जब तक मार नहीं खाएगी दूध नहीं निकलेगी तेरी। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जरा इसको सबक तो सिखाओ। तभी रामू गाय को डंडे से जोर जोर से पीटने लगा और वो गाय दर्द से बहुत रोने लगी। आज सिर्फ इतना सा दूध दिया? देख अभी मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तुझे आज खाना नहीं मिलेगी, साथ में तेरी बछड़े को भी खाना नहीं मिलेगी। ए जी चले आओ। फिर रामू और मालती दूध की बाल्टी लिए गौशाला से चले जाते हैं। नीना गाय बहुत रो रही थी। ये देख लाली ने बोली, रो मत बहन, हमारी भाग्य में यही लिखा है। अगर दिन में वो 4 बार दूध निकालेंगे तो मैं और दूध कहाँ से लाऊंगी? इसके ऊपर ठीक से खाना तक नहीं देती और मेरे बछड़े को भी मेरी दूध पीने नहीं देती, इसीलिए वो सुबह से भूखा है और ये लोग मुझे हर दिन पीटते हैं। ये सिलसिला दिन ब दिन चलता ही रहा। रामू और मालती गायों को दिन भर अत्याचार करते थे। गायों को ठीक से खाना तक नहीं देते थे। अगर वो ज्यादा दूध नहीं दे पाते तो जुल्म और भी बढ़ जाती थी। इसके अलावा वो दोनों दूध में पानी मिला के बेचते थे। ऐसे ही एक दिन, रामू, ओ रामू, मुझे 2 प्याला दूध देना। तब रामू और मालती दूध की प्याला लिए बाहर आके कहते हैं, सुनो भैया, अगले महीने से दूध की दाम 5 रुपए करके और बढ़ेगी। अरे भाभी, एकदम से 5 रुपया बढ़ा दिया। इसके अलावा दिन ब दिन दूध तो पतला होता ही जा रहा है। क्या तुम दोनों ज्यादा करके पानी मिला रहे हो? ऐसा ही चलता रहा तो दूध लेना बंद कर देंगे हम। हाँ दिनेश चाचा, मेरी माँ भी कह रही थी ये
के बाद भी भाई की पेट नहीं भर रही है। लगता है चाचा चाची दूध में ज्यादा पानी मिला रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। हम दूध में जरा सा भी पानी नहीं मिलाते। ये लो दूध की दाम। वैसे भी दूध तो बिल्कुल पानी की तरह पतला है और दाम भी ज्यादा। सुनो, हम अगले महीने से तुम लोगों से दूध नहीं लेंगे। ये कह के वो लोग वहाँ से चले गए। तब रामू ने कहा, देखा ना भाग्यवान, तुम्हें बोला था कि दूध में इतना ज्यादा पानी मत मिलाओ। तुम तो मेरी कहा नहीं सुनती। तुम चुप ही रहो। हमारे दूध जरूर बिकेगी। कल से तुम शहर में जाके दूध बेच के आना। अगर गाय ठीक से दूध देती तो ये ज्यादा पानी नहीं मिलाना पड़ती। ये दोनों गाय को पीटना पड़ेगा। ये कहकर मालती ने गायों को डंडे से बहुत पीटना शुरू कर दिया। खुद की सारी गुस्सा दो गायों पर निकलती है और इतनी मार खा के नीना गाय उसी रात बीमार पड़ जाती है और सुबह होने से पहले ही वो मर जाती है। और सुबह होते ही, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी इधर आके देखो। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो, लगता है नीना गाय मर गई। कल इसे इतना पीटने की क्या जरूरत थी? जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। वैसे भी ज्यादा दूध तो नहीं देती थी। अब इसे फेंकने की बंदोबस्त करो। इसे बांध के उस सुनसान जमीन पे फेंक के आओ। इसके जगह एक नया गाय खरीद लेंगे। फिर रामू दो लोगों के साथ नीना गाय को बांध के कंधे पे उठाए सुनसान जमीन पे फेंकने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके, बस इसे इधर ही फेंक दो, रात को लोमड़ियों के झुंड आके खा जाएगा। रामू, क्या तुम्हारा दिल एकदम पत्थर बन गया है? तुम गाय को इस तरह से, तुम्हें कष्ट नहीं होता? सुनो, मुझे इस गाय के लिए जरा सा भी कष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ की बदबू मुझे सहन नहीं हो रहा है। चलो यहाँ से, और मुझे शहर भी जाना है। इधर लाली गाय और नीना गाय की बछड़ा पूरे दिन रोते ही रहे। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। उसी दिन रात को रामू जब शहर में दूध बेच के उस सुनसान जमीन के ऊपर से लौट रहा था, अरे बाप रे, इस सुनसान जगह में इतनी रात को गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? रामू ने इधर उधर देखते ही उसे नजर आया कि एक बड़ा सा काली चीज पेड़ के नीचे से पुकार रही है। अरे वो रहा गाय। इतनी रात को मेरी तो पूरी लॉटरी लग गई। न जाने किसकी गाय है, लगता है किसी की गौशाला से भाग आई है। मैं इसको पकड़ के घर लेके जाता हूँ। मेरा पैसा भी बच गया और फ्री में गाय भी मिल गई। फिर रामू वो गाय को लेकर घर लौट आता है और गौशाला में बांध के वो कमरे में चला गया। इसके बाद रात के खाना खाते समय रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। लेकिन रात गहरी होते ही अचानक से भाग्यवान, सुनाई दे रही है? ध्यान से सुनो। बाहर सारी मुर्गियां इस तरह से चिल्ला क्यों रहा है? वो आपस में लड़ रहे होंगे। तुम अब सो जाओ, कल सुबह देखेंगे। अगले दिन सुबह वो उठ के देखा कि उनके फार्म में एक भी मुर्गियां नहीं है। सिर्फ इधर उधर मुर्गियों की बहुत सारे पंख बिखर के पड़े हैं और पूरी जगह खून से भरी है। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? हमारे सारे मुर्गियों को लगता है कोई जानवर आके खा गया। उसी दिन शाम को जब रामू और मालती दूध निकलने गए तो देखा कि बछड़ा लाली का दूध पी रहा है। ये देख उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। तभी रामू बछड़े को पीटने के लिए जैसे ही छड़ी उठाए, ठीक उसी वक्त वो काली गाय रामू को लात मार के फेंक देती है। अरे बाप रे! अरे इस गाय की इतनी साहस, तुम्हें लात मार के गिरा दिया। मैं आज इसे अच्छे से
ठीक उसी वक्त वो काली गाय दहड़ता हुआ उनके तरफ आने लगे। खून जैसी लाल उसकी 2 आंखें, मुंह से लार टपक रही है, नुकीला दांत 2 सींग चाकू जैसा चमक रहा है। इसकी चेहरा है भयानक काले दानव की तरह। अरे बाप रे, ये तो राक्षस जैसी चेहरा, ये तो गाय की भूत है। रामू और मालती गाय की ऐसी भयानक रूप देख के सारे होश खो बैठे। इसके बाद अगले दिन सुबह गांव के लोग जब उस सुनसान जमीन से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि रामू और मालती की लाश वहां पड़ा हुआ है। एक ऐसी जीव जिसका जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें, सफेद बाल, सूखे शरीर, वो अपनी 2 हाथ में नीनी को उठाए पानी से बाहर आ रही थी। जब सूरज ढल रही थी, तब हर रोज की तरह निशिबन की तट तालाब के आसपास में झिंगुर की आवाज और जुगनू की खेल शुरू हुई थी। चारों तरफ अंधेरा होते ही हर शाम की तरह उस शाम को भी जटा बुढ़िया तालाब से बाहर आती है, उसके लंबे घने सफेद बाल सुखाने के लिए। उसकी शरीर था सूखे कंकाल जैसी और उसकी आंखें जैसे काले गुफा के अंदर 2 जले हुए आग की गोले। ये जटा बुढ़िया ना थी कोई मानव, ना थी कोई डायन। आज रात कितना सुंदर चांद खिला है। चांद की रोशनी में निशिबन पूरा चमक रहा है। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। मैं जल्दी जल्दी जाके तटगोला तालाब में जाल फेंककर बहुत सारे रहू कतला मछली पकड़ के सीधा घर चला जाऊंगा। फिर घरवाली के हाथों का गर्मा गर्म चावल और तली हुई मछली, उफ, पूरा जम जाएगा। ये सोचते हुए जैसे ही वो 2 कदम और आगे बढ़ाया, तभी अचानक घेटू रुक गया। ये उसका सोच से परे था कि वो आगे जाए या पीछे मुड़ के भागे। दिमाग एकदम सुन पड़ गया और आंखें एक ही चीज के ऊपर अटके हुए थे। उसका शरीर काम करना बंद कर चुका था। तभी अचानक उसके पैरों के ऊपर से एक सांप चला गया। सांप के शरीर की ठंड से उसे होश आता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ एक पैर रखता है, तभी सूखे पत्तों की आवाज होते ही और घेटू एक वक्त भी जाया ना करके घर की तरफ दौड़ने लगा और मन ही मन कहने लगा, कौन था वो बुढ़िया? बाप रे, दिखने में कितना भयानक था। इस तालाब के पानी में एक बार जो डुबकी लगाई, फिर पानी से बाहर नहीं निकला। वो जो भी था मुझे कुछ नहीं की, यही बड़ी बात। हर रोज की तरह ही इस तटगोला तालाब के पानी में नहाना, गांव के सारे गायों को नहलाना, कपड़े धोना, सब कुछ चलता है। लेकिन गांव से दूर और जंगल के बीच था ये तालाब, इसीलिए इस तालाब में कोई भी अकेला नहीं आता था। लेकिन जब भी कोई कपड़े धोने और गाय को नहलाने के लिए तटगोला तालाब में आते थे, तो उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी आते थे तैरना सीखने के लिए। पिताजी, पिताजी, देखिए ना, किसी ने मेरी पैर पकड़कर खींचा। तेरा भाई ही होगा, पानी के नीचे छुपकर ऐसे शैतानी कर रहा है। ए बदमाश, ऐसी हरकत बंद कर और यहाँ गाय को नहला दे। नहीं पिताजी, भाई मेरे सामने ही थे, वो तो पानी के अंदर नहीं था। अच्छा, तो इस तालाब की मछली रानी को तुझे देखकर पसंद आ गया होगा, इसीलिए तेरी पैर पकड़कर पानी के नीचे बुला रही है। अरे मछली है, तू चिंता मत कर। गना इस तरह से अपनी बेटी के साथ मजाक कर रहा था। तभी उसकी बेटी पानी में डुबकी लगाई। अब तक गना इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ पल बीतते ही अचानक गना को होश आते हैं कि पानी के अंदर इतना देर तक किसी का भी रहना असंभव है।
तभी गना घबरा के खुद डुबकी लगाई तटगोला तालाब में। पानी के नीचे बेटी को ना पाकर गना और भी डर जाता है। गना पानी के नीचे आसपास भी देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। गना सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और फिर से डुबकी लगाते हैं बेटी नीनी को ढूंढने की आस में। लौटा बेटी, अपनी पिताजी को इस तरह मत डरा। पिताजी के साथ कोई इस तरह लुका छुपी खेलता है क्या? तब तक गना का बेटा गांव की घेंटू मछुआरे को बुलाकर लाया। घेंटू बिना देर किए अपनी जाल तालाब के गहरे पानी में फेंका और इस तरह शाम तक चला नीसीबन की तालाब में नीनी का तलाश। लेकिन पानी में इतना तलाश करने के बाद भी उन लोगों को निराश ही होना पड़ा। गना भैया, अब हमें चलना चाहिए। चारों तरफ अंधेरा हो गया है। हमें घर लौटना चाहिए। शायद हमारी नीनी फिर कभी वापस नहीं आएगी। चारों तरफ से लोमड़ी की आवाज सुनाई दे रहा था। तटगोला तालाब से थोड़ी दूर आगे जाके घेंटू ने फिर से एक बार तालाब की तरफ मुड़ के देखा और वो मन ही मन जिस बात को सोच के डर रहा था वही वो आंखों के सामने देखा। एक ऐसी जीव जिसका जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें, सफेद बाल, सूखे शरीर, वो अपनी 2 हाथ में नीनी को उठाए पानी से बाहर आ रही थी। घेंटू, तू इस तरह क्या देख रहा है? तालाब के पास वो क्या है? क्या उस बुढ़िया की हाथ में हमारे नीनी है? गना भैया, धीरे बोलो, थोड़ा शांत हो जाओ। लगता है वो पानी वाली डायन जटा बुढ़िया है। हमारे नीनी को पानी से बाहर लाए हैं, शायद खाने के लिए। हम यहाँ हैं, अगर उसे भनक भी लगे तो हमें भी जान से मार डालेगी। नीनी, बेटी नीनी! सारे ज्ञान बुद्धि की परवाह ना किए वो चिल्लाते हुए रोते हुए तटगोला तालाब की ओर दौड़ के जाता है। क्या आपको पता है हमारी कहानी के हिस्सा आप भी बन सकते हैं? कैसे? पहले हमारे पिक्सटून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। लकी ड्रॉ के माध्यम से आपका नाम चुना जाएगा और हमारे नए कार्टून वीडियो में किस किस का नाम चुना गया है वो जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो कार्ड में क्लिक कीजिए।